पाकिस्तान में निकाह की उम्र 18 साल है। उसके तमाम मामलात मैनेज करने की सलाहियत हम ये समझते हैं कि जब ये 17 साल का हो गए तो आ गई, जो एक बहुत स्टूपिड कॉन्सेप्ट है बाय द वे। बहुत सारे लोग 28 साल की उम्र में भी इस काबिल नहीं होते कि उनकी शादी की जाए। इंसान बुनियादी तौर पे लेजी है। वो कहता है अगर ये काम इतनी एफर्ट करके हो सकता है तो मैं इतनी एफर्ट क्यों करूँ। ज़रा सा भी कोई अगर स्ट्रेसफुल सिनेरियो आता है, वर्कलोड बढ़ता है या कुछ भी होता है, तो वहीं पे उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसमें कोई शक ही नहीं है कि जेनजी में ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। यहाँ टैलेंट नहीं कामयाब होता, यहाँ मेहनत का सिला नहीं मिलता, यहाँ हर चीज़ जुगाड़ पे हो जाती है, यहाँ सिफारिश के बगैर नौकरी नहीं मिलती। हम मिनहसुल कौम कामचोरी के रास्ते पर मुकम्मल बर्बादी के साथ गामजन है। द होल प्रोसेस ऑफ आवर बर्थ इज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रेशर दैट क्रिएट्स अ पुश। बच्चे को फैसिलिटेट करना है, माँ बाप कुछ अपने लिए भी सोच रहे होते हैं। आई होल्ड पावर ओवर देम। बिस्तर फैला हुआ है, चले गए स्कूल। अबे तुम्हारे बाप पे एहसान कर रहे हो स्कूल जाके। लड़कियों के साथ एक इस और मसला भी ये है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। खवातीन भी बहुत बच्चियां होती हैं। मतलब व्हाई डोंट यू नो आपकी सिटी के मसाइल क्या हैं। पूरी दुनिया के लोग उसको कॉपी कर रहे हैं, हर कोई दीवाना है उसका। और माइकल जैक्सन जो है वो अपने बाप के आगे कुछ बेबस नहीं, बेबस है। एक आदमी जिसके सामने कॉन्सर्ट में 1 लाख लोग बेहोश हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, उसका नाम चीख चीख के, वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार, वो अपने चेहरे से खुश नहीं है। इवन अ स्टार लाइक माइकल जैक्सन कैन बी एब्सोल्युटली वीक एंड चोक्ड एंड स्ट्रेस्ड by his family and controlled by a dad who is nothing by the way। तज़ीन आप चाहे तो एडिट कर दीजिएगा, लेकिन मैं कह देता हूँ, मुझे ये जॉइंट फैमिली सिस्टम एक जुल्म का निज़ाम लगता है। क्या आपके घर में भी कोई मुन्ने मामू, बेबी बाजी या फिर बाबू भाई हैं जिनकी उम्रें 60 साल हो चुकी हैं लेकिन ये नाम उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं? हमारी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट है कि भले ही आदमी 35 साल का क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी डिसीजन मेकिंग और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वो आज भी अपने बड़ों की शक्ल देखता है। आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसके पीछे रीजंस क्या हैं? आज हम हमारी पॉडकास्ट इसी बारे में है। लेकिन इससे पहले आप जाएं, जाके मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करें और हमारी आज की इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जी फरहान साहब, क्या है ये? आखिर है क्या ये? सवाल ये है कि बचपन कब खत्म होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है तज़ीन कि अडल्टहुड एक बायोलॉजिकल स्टेट का नाम है या ये एक काइंड ऑफ बिहेवियर है। अगर अडल्टहुड एक बायोलॉजिकल स्टेट का नाम है तो फिर तो आप अडल्ट हो जाते हैं 14-15 साल में मैक्सिमम, लड़का लड़की दोनों। लेकिन अगर अडल्टहुड एक बिहेवियर का नाम है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो बिहेवियर कभी कभी 50 साल के भी बच्चे आपको नजर आते हैं। और अगर आप ये तस्लीम करते हैं कि ये एक बिहेवियर है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फिर ये इनेट नहीं है, ये तब्दील होता है, ये सीखा जा सकता है, भुलाया जा सकता है, ख़राब किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन टू आस्क। तो आई थिंक आप बिहेवियर की बात कर रही हैं, आपने जो बात की है, आप किरदार की बात कर रही हैं कि वो बड़ों की तरफ देख रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, मेरा ख्याल है। तो जैसे आपने अभी कहा कि 14-15 साल की उम्र में भी जो है वो बायोलॉजिकली वो अडल्ट हो जाता है। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ज़िंदगी जो है वो बक़द्रे आसान हो चुकी है, जब पिछले ज़माने के हिसाब से जब एग्रीकल्चर हुआ करता था या मुख्तलिफ़ दूसरी मुशक्क़त वाली ज़रिया माश हुआ करता था, अब ज़िंदगी आसान हो चुकी है, तो ये जो चाइल्डहुड है ये वैसे भी थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग हो गया है। तो अगर हम 18 इयर्स को भी ले लें कि जो लीगल एज है, जो मुख्तलिफ़ कवानीन के हिसाब से एक इंसान को अडल्टहुड में ट्रांज़िशन करवाती है, अगर हम उसको भी ले लें, लेकिन ये ट्रांज़िशन जो हो रहा है, ये जो 2 फ़ेज़ेज़ हैं चाइल्डहुड और अडल्टहुड के, ये 2 फ़ेज़ेज़ हैं क्या? इनमें फ़र्क कैसे, तफ़रीक कैसे होगी? कैसे पता चलेगा कि अब ये यहाँ से यहाँ चला गया है? इसी से ले लेते हैं। आपने जो लीगल एज की बात की, एज ऑफ कंसेंट जिसे कहा जाता है, अमेरिका की बहुत सारी रियासतों में 16 है, यूरोप के कुछ ममालिक में भी 16 है, पाकिस्तान में निकाह की उम्र 18 साल है। लेकिन ये 16 से 18 साल पूरी दुनिया में ही है, एवरेज यही है, 17 साल लगा लें। किस चीज़ की इजाज़त देती है एज आपको लीगली कि अब आप शादी कर सकते हैं? शादी करने की इजाज़त मिलने का मकसद लोग इसको सिर्फ़ एक उसकी उसके एक एस्पेक्ट में लेते हैं, लेकिन बेसिकली इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं ना, कि उस कंपेनियनशिप के नतीजे में जो एक फैमिली शुरू होगी, उसको उसके तमाम मामलात मैनेज करने की सलाहियत हम ये समझते हैं कि जब ये 17 साल का हो गए तो आ गई, जो एक बहुत स्टूपिड कॉन्सेप्ट है बाय द वे। मतलब मैं आई एम सॉरी, मैं पॉलिटिकली शायद इनकरेक्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग 28 साल की उम्र में भी इस काबिल नहीं होते कि उनकी शादी की जाए। लेकिन चले इसको ले लें। तो इसका मकसद ये हो गया कि बुनियादी फ़र्क बिटवीन अ अडल्ट एंड अ नॉन अडल्ट इज़ ज़िम्मेदारी उठाना।
कि वो अपने मामलात को खुद देख सकता है या नहीं। जब हम इंसान अशरफुल मखलूक है, लेकिन जब वो पैदा होता है तो वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट स्टेट में पैदा होता है। ये बातें बहुत जगह हो चुकी हैं, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, कि वो अपनी बिल्कुल बुनियादी सर्वाइवल नीड्स के लिए माँ बाप की तरफ देख रहा होता है, तो इतना डिपेंडेंट होता है। तो वो उसी के लिए हम उसको कहते हैं कि ये इन्फेंट है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, वो टॉडलर हो जाता है, टॉडलर चाइल्ड हो जाता है। लेकिन बेसिकली चाइल्ड के बारे में का बिहेवियर ये है कि वो अभी ना समझ है, बेअक्ल है, इसके मामलात के लिए कोई बड़ा फैसले करेगा, जी। यही है। और अडल्ट अपने फैसले खुद कर सकता है। अगर आप इस डेफिनेशन में देखें तो फिर ये 16 और 18 साल की एज बिल्कुल बेमानी है। कुछ बच्चों को हालात ऐसा सिखा देते हैं कि वो 12-13 साल की उम्र में बहुत समझदार हो चुके होते हैं। कुछ लोग 50 साल की उम्र में बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं, कुछ नहीं सीखा होता। सो फर्स्ट वी हैव टू लुक एट अडल्टहुड और चाइल्डहुड में फ़र्क क्या है। इससे चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हमारा टॉपिक मेरे ख्याल से ये है कि बड़े जो हम तो ऑलरेडी इस पे आप आ चुकी हैं कि वो जो 40 और 50 साल के बच्चे हैं, वो 40 और 50 साल के बच्चे क्यों रह गए? इज़ दैट करेक्ट? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और ख़ास तौर पे ये समझना कि ये एक फ़र्क है दोनों सिचुएशंस में, दोनों कंडीशंस में, कि एक चाइल्डहुड है और एक अडल्टहुड है, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी उसमें एक के जो सारे सिम्पटम्स हैं, यानी कि चाइल्डहुड के जो सिम्पटम्स हैं, वो हमें अडल्टहुड में मिलने, जैसे अभी आपने कहा कि 28 साल का भी जो है वो इस लायक नहीं है कि उसकी शादी की जाए। तो क्यों नहीं है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको लग रहा है कि वो 28 साल का हो गया या 30 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी उसकी शादी नहीं हो सकती, यानी कि वो ज़िम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है? तो ये नॉर्मल तो नहीं है। कोई क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि ये, क्योंकि शादी तो हो तो जाएगी उसकी। शायद तो हमारे माशरे में बायोलॉजिकली शादी क्योंकि हो हाँ, जाएगी। उसकी हाँ। उम्र 28 साल लिखी जाएगी तो उसकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो उस लायक नहीं होगा कि उसकी शादी होनी चाहिए थी। वो जो बात हम कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ है कि वो डिसाइड करती है कि ये इस लायक था या नहीं था? देखें, इसको मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देते हैं। सबसे पहले तो एक बायोलॉजिकल एज हो गई, वो तो हो गई ना हो गई, अडल्टहुड के साथ, वो बिल्कुल। तो बल्कि उससे ही पहले हो जाती है बाय द वे। हुँ। वो तो 18 साल हमने रखा हुआ है बायोलॉजिकली, तो उससे पहले शादी के काबिल जी, हो जाते हैं। जी, लेकिन हम कहते हैं नहीं भाई, ये ज़रा ज़हनी तौर पे इस काबिल हो जाए। जी। अब तो बायोलॉजिकली तो एक साइड हो, वो तो आपने मान लिया, हमने हो गया। हुँ, अब बात आ गया बिहेवियरली, हुँ, वो क्यों नहीं हो पाता? आई थिंक इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए, मुझे ये लगता है तज़ीन, कि हम वो काम करते हैं, इंसान बुनियादी तौर पे लेज़ी है। इंसान की सबसे बड़ा मसला ये है कि वो लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पे बिलीव करता है। वो कहता है अगर ये काम हुँ, इतनी एफर्ट करके हो सकता है, तो मैं हुँ, इतनी एफर्ट क्यों करूं? ठीक है। बेसिकली इट इज द इनेट लेजीनेस एंड आवर ग्रेविटेशन टुवर्ड्स दैट बिहेवियर जो हमें इधर लेके जाता है। कि मैं आउटसोर्स कर दूँ फिर अपनी। इंसान मेहनत क्यों करता है? लेकिन हुँ, तज़ीन वो इसलिए करता है कि उसके अंदर उसका गुजारा नहीं हो रहा होता। तो अगर अगर गिवन द अपॉर्चुनिटी, ऑल एवरीबॉडी विल डिसइंटीग्रेट। हर इंसान काहिली, सुस्ती, पस्ती की तरफ जाए अगर हुँ, उसको सर्वाइव करने का मौका मिले। ठीक है ना? दैट्स नेचुरल सिलेक्शन। हुँ, लेकिन होता क्या है कि जब मुआशरा, आपके इर्द गिर्द के जो हालात होते हैं, वो उस लेजीनेस को इनकरेज नहीं करते, हुँ, पनिश करते हैं, हुँ, और आपके लिए वो बिहेवियर कंटिन्यू करना प्रॉब्लमैटिक होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है उसकी, हुँ, तो आप उसको चेंज करते कहते हैं यार ये बिहेवियर तो सर्वाइव नहीं कर रहा मेरा, हुँ, मैं फेल हो गया, मैं क्लास में रुक जाऊंगा, ओह मुझे हुँ, मेहनत करनी पड़ेगी, हुँ, मैं पास हो जाऊंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। हुँ, सो माई थिंग इज, आई थिंक बुनियादी तौर पे, विदाउट गोइंग इन द डिटेल्स, आई थिंक वी विल गो लेटर, जो चीज़ इस चीज़ को फैसिलिटेट करती है, वो उस बंदे के बचपन और शुरू के 10-15-20 साल के अंदर जो माहौल उसे मिला होता है, जो उसको, जिसको एक जॉनथन हेट अपनी किताब में लिखते हैं कॉडलिंग ऑफ द अमेरिकन माइंड, वो अमेरिकन बच्चों की बात कर रहे थे, वो एक मॉली कॉडलिंग कर होती है उस बच्चे की, बोले मेला बेबी, जो मतलब हमारा थंबनेल भी है, तो वो मेला बेबी, वो सर्वाइव कर रहा है मेला बेबी बन के। वो कपड़े नहीं धो रहा, अम्मा धो रही हैं। वो बर्तन नहीं साफ कर रहा, मासी साफ कर रही है। वो दरवाज़ा खुला छोड़ के बाहर चला गया, चौकीदार ने बंद कर दिया। उसने गाड़ी इस्तेमाल की, कभी आज तक गाड़ी की सर्विस नहीं कराई, गाड़ी को धोया नहीं, ड्राइवर ने कर दिया। वो ये सारे काम करके सर्वाइव कर रहा है, और जब वो ये काम करके सर्वाइव कर रहा है तो लाजिम आते हुए काम करता रहेगा। बल्कि ये तो आप, बल्कि ना सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, कुछ घरों में तो इसको इंसेंटिवाइज किया जाता है, उसके उस बिहेवियर को एक प्यार की नजर से, यार ये बिल्कुल नवाब है मेरा बच्चा है, मैं कुछ नहीं हुँ, करता। हुँ। सो या दैट्स व्हाट आई थिंक प्रिंसिपली।
और जैसे आपने अभी कहा अरे मेरा बेबी है, इस तरह के जो डिफरेंट टर्म्स बोले जाते हैं बच्चों को प्यार दिखाने के लिए, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो गए होते हैं। तो ये भी काइंड ऑफ डिसएम्पावरिंग होते हैं इन द सेंस कि आपको बार बार ये बात समझाई जा रही होती है, बार बार सुन सुन रहे होते हैं आप ये बात कि मैं बेबी ही हूँ, मैं अभी उस स्टेज में ही हूँ ज़िंदगी जहाँ पे मुझे कॉडल किया जाएगा, जहाँ पे मेरा ख़्याल रखा जाएगा, जहाँ पर मैं किसी का ख़्याल रखने की एज में या पोजीशन पर नहीं हूँ, मैं मेरा रखे जाना चाहिए। और इसी की अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में इसकी एक अगर हम देखें नज़र आती है हमें कि बहुत से लोग जो हैं, और इसमें जेन ज़ी को बहुत बदनाम किया जाता है कि जेन ज़ी ऐसा करती है, लेकिन हम बड़े उम्र के लोगों में भी बहुत बहुत ज़्यादा देखते हैं कि कहीं पर अगर वो नौकरी करते हैं तो कुछ ही दिनों में वो वहाँ से फ़ारिग कर दिए जाते हैं, या फिर वो खुद ही मोस्टली खुद ही छोड़ देते हैं। और उनका जो उसके लिए जो रीज़न होता है वो ये होता है कि भाई बहुत प्रेशर था, माहौल अच्छा नहीं था, ये ऐसा था या वैसा था, जबकि वहीं पर बहुत सारे लोग और भी काम कर रहे होंगे, और ये ऐसे शख्स होंगे जो कि कहीं पर भी नहीं पनप पा रहे होंगे। तो कभी कभी आपको लगता है, ऐसी कहानी सुन के लगता है कि हाँ हार्ड टाइम है, बेचारे के साथ हमेशा बुरा ही हो जाता है, बुरा ये हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्या ये भी उसी का एक सिम्टम नहीं है कि बिकॉज़ उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि मुझे प्रेशर लेना है, कभी सीखा ही नहीं कि मुझे किस तरह से स्ट्रेस का सामना करना है, तो ज़रा सा भी कोई अगर स्ट्रेसफुल सिनेरियो आता है, वर्कलोड बढ़ता है या कुछ भी होता है, तो वहीं में उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। आई थिंक आप इसमें कोई आपको अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए अगर आप कह रही हैं कि जेंजी में ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि जेंजी में ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जहाँ वो बोर हो जा रहे हैं चीज़ों से, जहाँ वो ग्रोथ नहीं नज़र आ रही उनको, जहाँ वो फ्रस्ट्रेट आसानी से हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप 80s के टीनेजर्स को देखेंगे, उसमें भी था, इससे कम था। 70s में भी था, 80s से भी कम था। 60s में उससे भी कम था। तो ये कम था। मुझे ये लगता है कि जितनी ज़्यादा कॉडलिंग की गई है, जिसकी जितनी ज़्यादा कॉडलिंग होगी, बेसिकली ऐसे ही है तज़ीन, इसको मैं बिल्कुल ही एक अलग एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। एक दरख्त है, उस दरख्त को धूप, हवा, मट्टी की ज़रूरत है। आप बोले नहीं मेरा ये दरख्त बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं इसको धूप नहीं लगने दूँगी, इतनी गर्मी लगेगी मेरे दरख्त को। मेरे दरख्त को हवा लगेगी, ख़राब हो जाएगा। बारिश हो रही है, भीग जाएगा मेरा दरख्त। क्या होगा उस दरख्त का? कुछ चीज़ों की इंसान को नेचुरली ज़रूरत है ग्रोथ के लिए। वो उसे नहीं दी जा रही। Struggle and pressure is one of them. The whole process of our birth is a result of that pressure. Okay, there is a pressure that is created that creates a push, and then we come into being. So हमारी इन विलादत एक इंतहाई स्ट्रेसफुल एक प्रेशर के जरिए होती है, और हम फिर इसको भूल जाते हैं। और लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इसमें फॉल्ट उन बच्चों का नहीं है इतना, क्योंकि वो अपने तमाम डिसीजंस आउटसोर्स करके बैठे हुए होते हैं। ये अलग बात है कि मैं ये समझता हूँ कि 15-20 साल की उम्र के बाद इंसान को अपनी अकल, आँखें इस्तेमाल करनी चाहिए कि भाई ये मैं कुछ एबनॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ, मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है। तो फिर खैर पाकिस्तान में तो होता क्या है तज़ीन कि उस आदमी को हमारा सिस्टम भी एक बड़ा ज़बरदस्त एस्केप देता है। यहाँ टैलेंट नहीं कामयाब होता, यहाँ मेहनत का सिला नहीं मिलता, यहाँ हर चीज़ जुगाड़ पे हो जाती है, यहाँ सिफारिश के बगैर नौकरी नहीं मिलती। यहाँ इतने सारे सिस्टम ने दरवाजे खोले हुए हैं कि एक कामचोर आदमी को बआसानी उन दरवाज़ों में से घुस जाएगा वो। जी। दैट इज़ व्हाट आई फील। तो दिस इज़ माय 2 सेंट्स। अच्छा, अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कॉडलिंग का। अब कॉडलिंग को परमिसिव पेरेंटिंग के ऊपर के साथ अगर हम इसको तशबीह देना चाहें, जिसमें ये होता है कि जो बच्चा कह रहा है उसको वही करने दिया जाए या किया जाए, जो कि अक्सर कन्फ्यूज़ किया जाता है रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग के साथ, क्योंकि रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग इज़ नॉट जस्ट बीइंग अ परमिसिव पेरेंट कि जो बच्चा कह रहा है, जैसा कह रहा है उसको वो दे दिया जाए। वो भी है, लेकिन ये इट इज़ बियॉन्ड द पेरेंटिंग काइंड या पेरेंटिंग की टाइप से बियॉन्ड है, बिकॉज़ यहाँ पर हो ये रहा है कि माँ-बाप सिर्फ़ इसलिए नहीं कि बच्चे को फैसिलिटेट करना है, माँ-बाप कुछ अपने लिए भी सोच रहे होते हैं, या माँ-बाप को कुछ अपनी मेबी उनको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि ये मैं इनके ऊपर जो हूँ अभी आई होल्ड पावर ओवर देम। क्या बात की मैं आपने। जो हूँ इनको ज़्यादा जो है अपने अंदर अगर मैं रख सकूँ तो मेरे लिए ये एक
तमगा इम्तियाज़ होगा कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे कहने में है, मेरी बात मानता है, इतना ओबीडिएंट है, इतना अदब वाला है, इतना खामोश है, जो मैं कहती हूँ वो करता है, जो मैं इसको जिस रास्ते पे लगा देता हूँ ये उस पे चल पड़ता है। तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये आई थिंक ये सिर्फ जस्ट हमें ऐसा लगता है कि कॉडलिंग हो रही है या परमिसिवनेस जो है वो बच्चे के लिए हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो माँ बाप अपने लिए ही कुछ कर रहे होते हैं और उसको उन्होंने एक लिबादा उठाया होता है कि हम बच्चे के लिए कर रहे हैं। तज़ीन मेरे ख्याल से अपने लिए ही होती है। आप तो ये बहुत ही बड़ा एक स्पेस दे रही हैं। अगर कोई शख्स, अगर उसके अंदर 2 ब्रेन सेल्स भी हैं, तो वो ये बात समझ सकता है और उसको समझनी चाहिए, अगर वो अब बच्चा पैदा करने की एज में आ चुका है, कि नेचुरल सिलेक्शन, इस पूरी कायनात का निज़ाम स्ट्रेस, प्रेशर्स के ज़रिए काम करता है। पुश एंड पुल, एक टेंशन में ऑपरेट करता है। तो मेरा बच्चा बगैर टेंशन के कैसे ग्रो करेगा? उसको इस बात का एहसास होना चाहिए, ठीक है ना? वो करते ही अपने लिए हैं। अगर उनको अपने बच्चे का ज़रा सा भी ख़्याल हो और उनके दिमाग में 2 ब्रेन सेल्स भी हों, वो कभी बच्चे को मॉलीकॉडल नहीं करेंगे। प्यार की निशानी होगी कि वो उसको उस प्रेशर से गुज़ारेगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ तज़ीन, और ये मुझे इतना मतलब मैं समटाइम्स यू कांट पुट योरसेल्फ इन हर शूज़। यू नो, आई थिंक अबाउट आमना। हज़रत आमना अकेली थी। हज़रत अब्दुल्ला शादी के चंद माह के बाद इंतकाल हो गया। वो मदीने से की थी, मक्का मुकर्रमा में आई हुई थी। अब उनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा खूबसूरत, हसीन, प्यारा बेटा, और वो उसको हलीमा सादिया के हवाले कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हैं। वो अपने बेटे की लैंग्वेज को अच्छा करना चाहती हैं, प्योर करना चाहती हैं। वो उसको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कर उन्होंने उस बेटे की जुदाई बर्दाश्त की, और उन्होंने अकेले नहीं की, पूरे मक्के की ख़वातीन ये करती थीं। वो कहती नहीं, 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 मेरा बच्चा तो अकेला है, अब्दुल्ला की आखिरी निशानी है, मैं इसको नहीं भेजूँगी। लेकिन वो अपने लिए रोकती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतर था कि उन्हें सहरा में भेजा जाता। उनकी हेल्थ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी लैंग्वेज के लिए बेहतर, उन्होंने कुर्बानी दे दी। दिस इज़ सेल्फलेस पेरेंटिंग। कि उनसे ज़्यादा किसको ज़रूरत थी बच्चे की? अच्छा, इसका जो है एक डुअल इसका मुझे जो साइड है वो नज़र आ रही है आपकी बात को सुन के, कि एक तरफ तो ये है कि माँ बाप जो हैं वो अपनी ज़ात से भी जो है बच्चों को जुदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोसाइटी का और ख़ास तौर पे आजकल के दौर का, आजकल की सोसाइटी में ये बात है कि हम ये समझते हैं कि बच्चे की हर चीज़ के लिए बिल्कुल 100% ज़िम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की ही है। तो जो एक एक्सटेंडेड सपोर्ट होती है, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी की जो सपोर्ट होती है, उसको हम बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म कर देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, ये नहीं है, आप ही ने, माँ ने ही सब कुछ करना है, माँ ही की पूरी ज़िम्मेदारी है। और अगर अब्बा पिक्चर में आते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर वो आ रहे होते हैं, तो ये कि अगर कोई भी उसको इश्यू है तो इन्होंने ही डील करना है। वो भी ये नहीं सोचेंगे कि मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए, और कोई दूसरा भी ये नहीं सोचता कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो एक ये भी तो एक ये तो सोसाइटल प्रेशर की आप बात कर रही हैं ना। हुँ। लेकिन पहले थोड़ा-सा इस चीज़ को पहले क्लैरिफ़ाई कर दें ना, कि वजूहात तो जो भी हैं, अभी उस पे आ जाते हैं, अगर मैं इजाज़त आपकी हो हुँ। तो। मैं पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि हम वजूहात में जाएँ, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आप बताएँ कि इस वक़्त इस मुआशरे में जो एक एक्सट्रीम अनप्रोडक्टिविटी है, मैं बिल्कुल एक इकोनॉमिक और बिज़नेस सेंस से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान हर इंडिकेटर के अंदर, हर रैंकिंग, हर मेजरमेंट में फ्लॉप हो रहा है, और आप सब चीज़ों का ज़िम्मेदार रियासत को नहीं ठहरा सकते। आप हर चीज़ में ये नहीं कह सकते। मतलब मैट्रिक, इंटर, स्पोर्ट्स, हॉकी, स्क्वाश, एक अरशद नदीम मिल गया, सब उसका ढोल पीटने लगे, फिर कहाँ है दूसरा अरशद नदीम? हुँ। सो हर चीज़ के अंदर जो हमारा डिसइंटीग्रेशन है, लेबर प्रोडक्टिविटी तज़ीन, वर्स देन अफ़गानिस्तान, वर्स देन बांग्लादेश। हम मिन्हसुल कौम कामचोरी के रास्ते पर मुकम्मल बर्बादी के साथ गामज़न है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसी कौम बन रही है जो किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेती। मतलब तज़ीन, मुझे एक बात बताएँ, मैं छोटी-सी बात, बहुत ही छोटी-सी बात, अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले साथ मेरे जो एक सेलेक्ट पे हुआ मेरे साथ, कि एक पूरा ग्रोन अप आदमी, उसको इस चीज़ का, उसके हाथ में 2 बोतलें थी, वो लाइन में मेरे पीछे खड़ा था। उससे वो 2 मिनट बोतलें हाथ में नहीं पकड़ के खड़ा हो सकता था वो इंसान। उसने आया, घुसा मेरे साइड में घुस के, और उसने मेरे साथ काउंटर पे वो बोतलें ज़बरदस्ती रख दी, धक्का देके मुझे।
हालांकि वो बोतलें 250 ml की बोतलें थी। मैं नहीं उठा रहा, मुझे आसानी ट्रॉली भी चाहिए। होती है वहाँ पे, तो हाँ, ट्रॉली भी होती है ट्रॉली भी वहाँ पे। होती है। मुझे मैं अपनी बोतल रख दूं, किसी और की जगह पे रख दूं। नज़ीन, ये बिहेवियर इतना कॉमन है। मैं यकीन करें, मैं कोई एक्सट्रीम बात नहीं कर रहा। आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, आपको इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इतना नजर आ रहा है तज़ीन, एंड इट्स इजी। और मुझे पता है मैं अनपॉपुलर बात कर रहा हूं कि मैं बोलूं नहीं जी हुकूमत जरदारी बहुत ये है। दूर के ढोल होते हैं आसान बजाना, उनको बजाना आसान होता है, अपने अंदर का ढोल कोई नहीं बजाता। मेरे घर में क्या हो रहा है, कितने घरों में ऐसा होता है कि बच्चे खाना खा के गंदी प्लेट छोड़ देते हैं। कितने घरों में ऐसा होता है कि बच्चे सुबह उठे स्कूल, अबे तुम्हारे बाप पे एहसान कर रहे हो, स्कूल जाके उठे, बिस्तर फैला हुआ है, चले गए। मैं आपसे सवाल करता हूं ऑडियंस से, मॉम कास्ट की, आप बताएं आप में से कितने बच्चे आप लोगों के घर के अपना बिस्तर खुद बनाते हैं? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बच्चा 10 12 8 9 11 13 साल की उम्र में इतनी उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो, आई नो तज़ीन एक एग्जांपल शायद पता नहीं हमें देनी नहीं चाहिए, जिसके अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो जब बाथरूम जाता है तो फ्लश कर दे। वो दुनिया में क्या करेगा? आप उसको, आप मजाक मत लें, हम लोग, मुझे पता है हम भी हंस के इसको टाल देते हैं, लेकिन मैं बहुत खौफजदा होता हूँ इस चीज से कि एक इंसान को एक बेसिक सेंस ऑफ हाइजीन नहीं है। वो क्या करेगा? तीर मारेगा बड़ा होके? वो क्या कर लेगा? अनलेस कोई मुआवजा हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए, या होगा क्या, वो एक अधखड्डा सा रेलू कट्टा टाइप की एक रिसोर्स बन जाएगा और आप उसको धक्का लगाते रहेंगे जब तक आप जिंदा है। आपका उसके मामू उसको कहीं नौकरी पे लगा देंगे, उसके चच्चा के फ़ोन पे बात कर लेंगे, अब्बा उसको गाड़ी दिला देंगे, ये होगा। वो खुद तो किसी काम का नहीं होगा। और शाबाश है आपको, तमगा शुजाअत, तमगा रिसालत है कि अगर आपने, तमगा बसालत होता है जो भी होता है, कि आपने एक ऐसा नाकारा पुर्जा दुनिया में क्रिएट कर दिया है जो अपना वज़न खुद नहीं उठा सकता। इस बात को समझना पड़ेगा। हमारे मुआशरे का, हमारे मुल्क का एक मसला है। हम एक अनप्रोडक्टिव, इर्रेस्पॉन्सिबल कौम है और उसके रीज़न को आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ बैठ के। और ये सारा जो क्रिटिसिज्म है, ये अभी तो बच्चे को बोला जा रहा है, लेकिन ये बच्चों की तरफ नहीं है ये क्रिटिसिज्म। अगर वो ऐसा बच्चों की तरफ हो नहीं गया है है। तो ये आपकी, यानी जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियंस हैं, जो उसके इर्द गिर्द बड़े हैं, ये उनकी वजह से ऐसा हुआ है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में या हमारे ख़ानदानों के अंदर रची पसी हैं, जो उसको ऐसा बना रही हैं, जिसको शायद पिछले ज़मानों तक जो है बहुत बहुत ज़बरदस्त नज़रों से देखा जाता है कि बहुत ज़बरदस्त बात है, और वही नवाबी और ये वाले सारे तमगे उनको दिए जाते हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में ये बच्चे का कसूर नहीं है, ये आपने कुछ गलत किया है या कुछ ऐसा है जो आपकी नज़र से चूका है, तब जाकर ये चीज़ यहाँ पर पहुँची है कि वो इस तरह से एक्ट कर रहा है। या आपने शेप किया है उसको, चूकी नहीं है। या आपने अपने बिहेवियर से इनकरेज, एक होता है इम्प्लिसिटली इनकरेज करना, एक्सप्लिसिटली इनकरेज करना, एक होता है इम्प्लिसिटली इनकरेज करना, कि आपने बातनी तौर पे उस बिहेवियर को इनकरेज किया है। उसने बिस्तर गंदा छोड़ा, आपने बना दिया। आपने उसको कहा नहीं था बिस्तर गंदा छोड़ा करो, आपने उसकी गंद साफ कर दी। ये आप उसको इनकरेज कर रहे हैं ना उस बिहेवियर को। मैं तो बड़ा सिंपल से काम करता हूँ, मैं कर भी चुका हूँ, आपको पता है कि बर्तन खाली छोड़े, कोई चीज़ फैली हुई हो, मैं तो कमरे के बाहर रख दी। मैंने कहा भाई ये लो, एक दिन हुआ चीज़ फैली थी, मैंने कमरे के बाहर सजा के रख दी कि आप बाहर निकले तो सामने पड़ा हुआ आपके। क्योंकि आपको आपको पता नहीं चल रहा ना कि मेरे एक एक्शन का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं आ रहा, और आप एज अ मदर या एज अ फादर उस कॉन्सिक्वेंस गन साफ करते जा रहे हैं। तो आप जिम्मेदार हैं, आपने तब भी उस बिहेवियर को शेप। ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये कोई मोहब्बत, आई एम सॉरी, मैं इस बारे में बड़ा सख्त दिल कह लें आप मुझे। तो आप तो बहुत बार बार बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रही है कि आप चूक गए, आप पता नहीं कैसे चूक गए, कि आपको नजर नहीं आ रहा कि ये गलत है, या तो आप खुद भी ऐसे थे भाई। तो फिर तो बहुत खतरनाक मसला है। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही ना बेसिक चीज़ें और मीनियल चीज़ों के बारे में बात की कि प्लेट गंदी छोड़ना या बिस्तर वो छोड़ना, जो कि बॉदरसम होते हैं, परेशान कुन होते हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि मतलब इससे बहुत बड़े-बड़े मसाइल हैं जो कि हमारी सोसाइटी में हम देख रहे होते हैं। जिसमें जब ऐसे लोग जब स्पाउस बनते हैं तो वो एक अवॉइडेंट स्पाउस होते हैं। उनकी, क्योंकि उनकी अपनी डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, उनके अपने इमोशंस जो हैं वो इतने रेगुलेटेड नहीं हुए होते हैं। वो इस एक तरह से कहें कि वो इमोशनली बड़े नहीं हुए होते हैं कि वो अपने स्पाउस के साथ उस रिलेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हम मुख्तलिफ लोगों की शिकायतें होती हैं कि जो अपने स्पाउस के बारे में कह रहे होते हैं कि वो हमें उस तरह से
अवेलेबल नहीं है इमोशनली जैसे कि उनको होना चाहिए, जैसे कि एक इक्वल स्पाउस होता है। एक ये बहुत बड़ा मसला होता है। फिर इसके अलावा हम एक और चीज़ जो देखते हैं कि सॉर्ट ऑफ एस्केपिज़्म हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, ख़ास तौर पे हज़रात के अंदर ये देखा जा रहा होता है कि कोई भी ऐसी मुश्किल सिचुएशन आई या कुछ भी आया, बिकॉज़ वो नहीं है उससे डील करने के काबिल, तो वो रातों को निकल जाएँगे। वो जाके वो ढाबे पे पूरी-पूरी रात ढाबों पर निकल कर बैठे रहेंगे और वहाँ पर बातें चलती रहेंगी, और वहाँ पर लायानी और गैर ज़रूरी वो जो मज़ाक होता है ना कि ईरान हर की जंग रात, में क्या हो रहा है? और वो जो एक बिज़नेस प्रपोज़ल रोज़ रात को हाँ, तैयार होता है हाँ, और सुबह को हाँ। ख़त्म हो जाता है। वो तो अर्ली एज में होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ गए, शादीशुदा लोगों की बात कर रही है ना आप, उसमें फिर अब पॉलिटिक्स नंबर 1। उस पे बात होती है, मतलब और जब उन्हीं से कोई काम करने के लिए कहा जाए कि अच्छा चलो चलो निकलते हैं, इस पे बात करते हैं या इसके लिए कोई कदम उठाओ, तो वो नहीं लेते हैं। लेकिन वो बातें, वो पूरी रात बैठ के जो है वो दुनिया की तमाम पूरी फतह भी हो जाएगी और अमेरिका हार जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ उनके हिसाब से हो चुका होता है, मगर वो एक्चुअली कोई भी स्टेप लेने के काबिल नहीं होते हैं। तो ये भी मेरे ख़्याल में ये उसी चीज़ का एक सिम्पटम है जो कि अक्सर ओवरलुक हो जाता है, ये कहकर कि वो मर्द तो होते ही ऐसे हैं, या फिर ये तो होता ही ऐसे है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो और सब चीज़ें जो है उसी तरह से रग के अंदर जो है वो ब्रश कर दी जाती हैं। मेरे ज़हन में आपकी ये बात सुन के एक मीम आ रही है कि अक्सर सोशल मीडिया पे एक हैप्पी मैरिड मेल उसे दिखाया जाता है जो PS5 पे खरीद के जा रहा है कि बीवी ने उसको PS5 खरीद के दे दिया, ओह आई हैव गॉट द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड ना, ऐसी बीवी अल्लाह सबको दे, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। हुँ। उसने उसको मतलब फॉर गॉड सेक, ये क्या इमेज को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं? मतलब PS5 यस ओके समटाइम्स ओके इफ यू आर प्लेइंग 10 15 20 साल ठीक है। एक 35 40 साल का आदमी PS5 के लिए मतलब उसके उसके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं इस चीज़ से। और ये दैट्स चीज़ें समथिंग। एडिक्टिव होती हैं। तज़ीन आपने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ मुझे इसकी प्री प्रोडक्शन में बताया था, पीटर पैन सिंड्रोम। जी। तो वो जो ये तो पीटर पैन सिंड्रोम की निशानी है फिर। अच्छा एक और चीज़, एक तो मैं ये कहूँगा कि मर्दों को ये जो आपने कहा, देखिए इसमें एक तो ये मैंने बात कर दी, लेकिन एक और चीज़ मैं कहूँगा, देखिए ये बिल्कुल ठीक है कि आपकी एक वाइब्रेंट सोशल लाइफ होनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ और जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह करने में कामयाब भी हुए हैं, कि आपकी वो सोशल लाइफ भी अपनी बीवी के साथ होनी चाहिए, कि आपका एक ऐसा सर्कल हो जहाँ आप बीवी बच्चों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, लेकिन चूंकि उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, मुश्किल ज़्यादा होती है, तो आप वो नहीं करते। आप एक बिल्कुल उसका लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट उठाते हैं कि मैं अकेला अपने दोस्तों के साथ ढाबे पे जाके बैठ जाऊं, क्योंकि आप उसी बीवी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल जो उसी से भाग रहे उसी होते से हैं। तो भाग रहे हैं ना, हाँ, तो उसको क्यों साथ लेके तो वही जाएंगे। मैं कह रहा हूँ। अब फ़र्क क्या है, अगर आपकी सोशलाइजेशन हमेशा अपनी बीवी बच्चों के बगैर हो रही है, तो फिर ये रेड फ्लैग है। लेकिन अगर आपकी सोशलाइजेशन दोनों के साथ होती है और इक्वली होती है और आपको इसमें कोई माइंड नहीं है, मतलब अगर आप मुसलसल अकेले सोशलाइज करना चाहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है। एक्सेसिव करते हैं और हमेशा अकेले करते हैं, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, सोशलाइज करना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, मूवीज़ देखने जाना या कोई भी और ऐसी एक्टिविटी करना, राइट है आपका, कर लेना चाहिए। लेकिन ए अगर ये एक्सेसिव है और बी अगर ये हमेशा अपने बीवी बच्चों को कटा के हो रहा है, तो प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन तज़ीन तीसरी चीज़ एक और, मैं यहाँ पे ख़वातीन को भी कहूँगा, तज़ीन ये जो मैन चाइल्ड होते हैं ना, जिस तरह उस तरह वुमन चाइल्ड भी होती है। और मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, आपको पता है मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ इस चीज़ का, कि इस मुआशरे ने औरतों को एक्सपोजर ख़त्म करके धूप और हवा से बचा बचा के उसको बिल्कुल इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, मैं समझूंगा फिजिकली भी सप्रेस कर दिया है। लेकिन तज़ीन ख़वातीन भी बहुत बच्चियाँ होती हैं तज़ीन, इतना इमेच्योर ख़वातीन का इंटेलेक्ट इतना तबाह रह जाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिटी एंड कंट्री दे लिव इन। मतलब व्हाई डोंट यू नो आपकी सिटी के मसाइल क्या हैं? आपको क्यों नहीं पता? आप उठाएं तज़ीन रैंडमली ख़वातीन को, इतना बचकाना व्यू देंगी वो आपको पॉलिटिक्स पे, फाइनेंसिस पे, हाउ थिंग्स आर डन पे, बैंक अकाउंट खुलवाने पे, पैसे ट्रांसफर करने, मतलब बुनियादी चीजों के बारे में इतना जो बेसिक। क्या हो गया भाई, तुम्हें क्यों नहीं पता? देखिए, इसके बाद तो वही बात होगी, एक तो ये 2 लेयर्स के नीचे आ गया ना ख़वातीन का मसला तो। हाँ, क्योंकि एक तो पेरेंटिंग की लेयर के नीचे जो निकम्मापन जो आ रहा था लड़कों और लड़कियों दोनों में, जो पेरेंटिंग की वजह से आ रहा था। फिर एक लड़कियों के साथ एक इस और मसला प्रोटेक्शन। भी ये है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये बातें तुम्हारे सरदर्द नहीं है, तुम्हारे करने की नहीं है, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एक सेकंड उस पे आ गया ना, और फिर इसमें डिबेट जो है वो फिर दूसरी जानिब भी निकल सकती है।
जो जैसे आपने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, आपने कहा कि अगर तुम 15-16 साल के हो, तो तुमको क्यों नहीं एहसास हो रहा है कि तुमको जो है वो सर्टेन चीज़ें या सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम्हें लेनी चाहिए, ठीक है? जो कि वेरी राइटफुली पॉइंटेड आउट, क्योंकि आज का 15-16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा जो है उसको सोशली इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़रिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसके पास इतनी ज़्यादा लिटरेचर है जो वो जिसको पढ़ सकता है, जिससे वो जान सकता है, रिसर्च उसके सामने है और वो कर भी रहा है और उसको ये सारी चीज़ें पता भी चल रही हैं। उसको ये भी पता है कि उसको कहाँ पर कैसे बाहर निकलना है, क्या करना है, क्या-क्या चीज़ें करनी है। लेकिन जब वो अपना फ़ोन रखता है, जब वो अपना लैपटॉप बंद करता है या कंप्यूटर स्विच ऑफ करता है, तो उसके बाद और अपने इस टीवी लाउंज में जो वो निकल कर बाहर जाता है और वहाँ उसकी अम्मा और अब्बा बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर जो डिस्कोर्स होता है, उस डिस्कोर्स में वो अपने लिए ये फ़ैसला भी नहीं कर सकता कि उसको कौन-सा सब्जेक्ट लेना है पढ़ने के लिए। वहाँ पे वो ये फ़ैसला भी नहीं कर सकता कि उसको आज खाना क्या है। तो फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उसके लिए उसके अंदर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करती हैं और उसको समझ नहीं आता कि मेरा हाल कुछ है और मेरी जो इन्फॉर्मेशनल जो मेरे पास डेटा है वो कुछ है और इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं हो रहा है, और तो ये उसके लिए और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और मेंटली टायरिंग और मेंटल हेल्थ के लिए बुरी होती है। और अगर जैसे कि उस दिन हमने जब माइकल फ़िल्म देखी जो माइकल जैक्सन के बारे में थी, वो व्हाट अ ट्रैजिक मूवी। और आई थिंक सबको देखनी ज़रूर चाहिए। आपको पेरेंटिंग के हवाले से बहुत अच्छी इनसाइट उसमें मिलेगी कि माइकल जैक्सन मतलब टॉप मोस्ट बिलबोर्ड में उसका गाना जो है वो टॉप पर है। ही इज़ थ्राइविंग, पूरी दुनिया मर रही है उसके लिए, पागल हो रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं पूरी दुनिया के लोग, उसकी मुल्क के नहीं पूरी दुनिया के लोग उसको कॉपी कर रहे हैं, हर कोई दीवाना है उसका। और माइकल जैक्सन जो है वो अपने बाप के आगे कुछ बेबस है, नहीं, बेबस है। बेबस है, मतलब उसको दबा के मारा हुआ है मतलब अ जीनियस। देयर इज नो अदर माइकल जैक्सन। मतलब मैंने तो अपनी जिंदगी में को उसके लेवल का जीनियस नहीं देखा। और वो बंदा, उसकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मुसीबत उसके माँ बाप थे। उसने उसको गला दबाया हुआ था माइकल जैक्सन का। इट्स नॉट अ मूवी अबाउट म्यूजिक, इट्स अ मूवी अबाउट पेरेंटिंग एंड फैमिली प्रेशर्स, कि हाउ even a star like Michael Jackson can be absolutely weak and choked and stressed by his family and controlled by a dad who is nothing, by the way. उस डैड के अपना कोई काबिलियत नहीं है, कोई पैसा नहीं जो है। नाम है वो बच्चों से ही वो कमाया सारा माइकल नाम, जैक्सन से। सारा पैसा उस माइकल का है, और वो माइकल इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दैट डैड जस्ट बिकॉज ही इज हिज डैड। बट एनीवे, तो यहाँ पे मेरा हाँ, नहीं, एक सेकंड, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ, आपने कहा कि उसको वो सारी चीजें मिल रही हैं। नहीं तजीन, मेरे ख्याल से इसमें मेरी अलग राय है। नहीं तजीन, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स बाय एंड लार्जली एक स्टूपिड, अनरियलिस्टिक और अनरियल लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं। व्हाई? बिकॉज दैट इज द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। वो इंसान के इनेट लेजी नेचर को, डोपामीन एडिक्टिंग नेचर को पे थ्राइव करते हैं। कंटेंट हमारे और आपके जैसा भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये मुश्किल है, इससे पैसे उतने नहीं बनते। तो क्या करें? वो कंटेंट बनाओ जो आसानी से बने और ज्यादा बिके। बर्गर बना देते। अब एग्जांपल ले लें ना, कराची में क्वालिटी के खाने, मतलब मैं चलें सेहत के हिसाब से छोड़ें, निहारी की दुकानें कितनी हैं और बर्गर की दुकानें कितनी हैं, देख लें आप। इससे आपको पता चल जाएगा कि बर्गर बनाना आसान है, 2 मिनट में बनता है, दुकान खुलती है, 6 ठेले हुए बन जाता है। निहारी को घंटों लगते हैं, पैराफर्नेलिया होता है। निहारी की 1/100 दुकानें होंगी बर्गर के मुकाबले में। सो सोशल मीडिया एक उस लाइफस्टाइल को प्रमोट भी कर रहा है जो अनरियल है तज़ीन। मतलब ये इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको पता है, मैं और आप जो आजकल बुक पढ़ रहे हैं जोनाथन हेट की द एंग्शियस जनरेशन, उसमें ही टॉक्स अबाउट द पेंडेमिक ऑफ मेंटल एंजाइटी पोस्ट सोशल मीडिया। वो कह रहा है कि स्मार्टफोन की पैदाइश 2007-8 एप्पल आईफोन के बाद से सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया और आईफोन ने मिला के 3 टाइम्स 4 टाइम्स अमेरिका जैसे मुल्क में मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ गई बच्चों में। There's got to be something wrong that is being fed into them. So मैं तो ये समझता हूं कि उसने जल्दी पे तेल का काम किया है
कि हम तो वैसे ही डूबे थे सनम, मतलब बच्चे वैसे ही माँ बाप ने खराब किया हुआ था। और यहाँ पे एक बड़ा अजीब फिनोमिनन हुआ था जी, आप इसको गौर करें। अच्छा, मैं बाय द वे समझता था, बाय द वे आप भी बताएं, आप लोग भी जो सुन रहे हैं इस पे बताएं, मैं ये समझता था जी, आप जब भी अपने आसपास बात करो, नहीं 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 नहीं, हम दोस्तों को अक्सर बोलते हैं यार इनको जाने दो, ग्राउंड में जाके खेलने दो बच्चों को, यार जाने दो, गली में जाके खेलने दो। सारे दोस्तों के माँ बाप कहते हैं नहीं 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 नहीं, अब माँ अम्मा बैठी हुई है। यार हम तो गली में खेलते थे, पानी में नहाते थे, वही गाड़ी गुजर रही होती थी, हम उसमें उछल कूद कर रहे होते थे। आपको मुझे पता है सुन के बहुत अजीब सा लगता है हमेशा, लेकिन मैं आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ इट। मुझे बड़ा फख्र है कि मुझे घुटना इतनी दफ़ा छिला है और इतनी दफ़ा टूटा है कि काला हो गया था। मतलब अभी हम पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, और 96 और हमारी टीनेज वो थी जब कराची बदतरीन हालात से गुजर रहा था, ठीक है, लेकिन हमें कभी प्रोटेक्ट नहीं किया हमारे माँ बाप ने। लेकिन दो चीजें हुई तजीन, मैं समझ रहा था कि कराची के चूंकि हालात खराब हैं, तो ये माँ बाप जायज है इनका, यार हाँ बच्चे अगवा, एक तो बच्चे अगवा होते नहीं है बाय द वे, लेकिन माँ बाप ने कुछ नहीं तो इस हद तक जाते हैं, नहीं नहीं कोई इससे कुछ कर देगा, तो कोई इसको उसमें तो सेक्सुअल, टीवी चैनल्स का बहुत बहुत बड़ा बड़ा किरदार है। किरदार है ना बिल्कुल कि आपने मेरी तरफ उन्होंने इशारा किया, मैं हाँ टीवी में काम हाँ नहीं करता थे, थे, लेकिन मैंने, हाँ ओके, सो खैर मैंने इतना उस आप जमाने, सुनाते हैं, इतना बताते हैं कि लगता है कि बस बच्चा यूं निकला नहीं और यूं अगवा हो नहीं गया। लेकिन अब मैं इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ आपको कि आपने माँ बाप में एक पैनिक मैंने कराची में देखा। मुझे लगा यार चलो कराची में तो ये जस्टिफाइड है, लेकिन जब मैंने ये बुक पढ़ी, इट इज अ ग्लोबल फिनोमिनन। द मिलेनियल पेरेंट्स और जेन एक्स पेरेंट्स वर टेरेबल। वो अमेरिका में प्रोटेक्शनिज्म आई है, दे बिकेम ओवर प्रोटेक्टिव। और एक और चीज तजीन जो सबसे खतरनाक थी, जिससे बचाया है माँ बाप ने बच्चों को, जो कोई डाकू नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता सेक्सुअल प्रेडिटर नहीं है, कोई चोर नहीं है, वो क्या था, वो इंजरी नहीं है, वो क्या था, बोर्डम। बोर नहीं होना चाहिए। बच्चों को बोरियत से बचाया है माँ बाप ने, और तजीन इसने तबाह बर्बाद कर दिया है बच्चों को। उसमें भी कंज्यूमरिज्म आ जाता है ना कि इतने प्रोडक्ट्स, इतनी ऐप्स, इतनी गेम्स, इतनी खिलौने, इतनी चीज़ें आ गई कि वो, और फिर वो कि अपने बच्चे को बेस्ट प्रोवाइड करने का जो मेट्रिक है वो ये हो गया कि उनके पास ये सब नहीं कुछ होना नहीं, चाहिए। मैट्रिक ये नहीं है, मैट्रिक ये खुश रहे, हम्म डोपामिन साइकिल है। मैं इसको खुश करूं, इसको खुश देख के मैं खुश हूंगा, एक्चुअली फिर वही बात हो गई, अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझे खुशी चाहिए, मुझे हिट सॉर्ट ऑफ बजाए। एक अकॉम्प्लिशमेंट है ना कि मेरा बच्चा जो है वो इतना वेल फेड, वेल प्रोवाइडेड विद थिंग्स दैट डोंट मेक हिम बोर्ड। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि मैं बहुत बड़ा डिटूर ले लिया मैंने, लेकिन मैं वापस जहां आप थी वहां लेके आता हूं कि जब बच्चा, ये एक नस्ल क्या आई, इन्होंने अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट किया बाहर से, और हर किस्म की बोरियत से भी। ये बोरियत को मैं क्यों लाया हूं मैं बताता हूं, क्योंकि बोर्डम में ना इंसान की कग्निटिव एबिलिटीज ट्रिगर होती हैं। वो ब्लेस पास्कल ने बड़ा ज़बरदस्त उसका कोट है कि इंसान की तारीख के सबसे बड़े फसाद इस वजह से बरपा हुए हैं क्योंकि इंसान एक कमरे में अकेला खामोश बैठ नहीं सकता। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हम अकेलेपन में खामोशी के साथ कुछ किए बगैर कैसा बिहेव करते हैं। माँ बाप ने बच्चों की ये सलाहियत डेवलप नहीं होने दी, हम ऑलरेडी ये कर रहे थे। फिर आ गया सोशल मीडिया मतलब आप क्या चीज़ हो बॉस, मैं बोर नहीं होने दूंगा उसको आपको। और माँ बाप ने उस बोरियत को, फंक्शन को क्रिएटर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। अब वो एक 6 महीने की बच्ची है, 8 महीने की बच्ची है, 1 साल का बच्चा है, वो कोई सीरियल खा रहा है और माँ बाप ने उसके आगे चला दिया, इसको हिट चाहिए अभी, वो चला दो बेटा, देखो तुम बोर मत हो, तुम ये सीरियल खा रहे हो तो तुम डिस्ट्रैक्टेड रहो, तुम्हारा दिमाग कुछ। अरे ये क्या चक्कर हो गया। तो उस बच्चे को आपने आदत किस चीज की डाली, बेटा तू मुसलसल एंटरटेन रहेगा, तू बोर नहीं होगा, और तू इजीली एंटरटेन होगा। तू चोट लग के एंटरटेन होगा, मतलब तूने क्रिकेट खेली तुझे चोट भी लग जाएगी ना, गली में गया, स्विमिंग सीखने गया, कुछ किया फिजिकली, बाहर जाके धूप में गया, पसीना बहा, गंदा हुआ, कोई कॉस्ट पे की ना उस एंटरटेनमेंट की। अभी कोई कॉस्ट नहीं पे करनी, बैठे बैठे एंटरटेन हो जाएगा तू। हमने बच्चों को इसीलिए ट्रेन किया। उस ट्रेनिंग के साथ आ गया सोशल मीडिया, तो बेड़ा ही गर्क हो गया। अब आप रोते रहें, लेकिन आपने हुआ क्या, बाहर के एक्सपीरियंस के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो गए, और ये जो डिवाइस थी इसके बारे में टोटली अनप्रोटेक्टेड जाने दिया चीजों को। दिस इज द रेसिपी ऑफ डिजास्टर। लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तजीन कि एक बात तो समझ में आ गई है
कि ये सारा कुछ कर रहे थे वालिदैन हजरात। और मुझे पता है लोग बहुत कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं हमारी पॉडकास्ट पे कि हम लोग बहुत वालिदैन को स्क्रू टाइट करते रहते हैं, लेकिन देखिए भाई ये फिर किस पे डालें, बक कहीं कहीं तो रुकेगा ना बक। अपने आप ही जिम्मेदार हैं और कौन है, या आप भी रियासत को जिम्मेदार ठहरा के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जानना जरूरी है तज़ीन, एंड आई वुड रियली वांट टू हियर फ्रॉम यू, वालिदैन ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, और जो बात हम कर रहे थे अभी, आपने जो बात सोशल मीडिया के हवाले से भी की, सारा कुछ, तो अगेन मैं दोबारा माइकल फ़िल्म की ही एग्ज़ाम्पल देकर बोलूँगी। असल में हो क्या रहा है कि जब ये बातें की जाती हैं ना कॉडलिंग की और उसके इफ़ेक्ट्स की, और बच्चे ऐसे हो रहे हैं, हमने कहा कि वो जॉब्स में नहीं पक्के हो रहे हैं, वो प्रेशर नहीं ले रहे हैं, बर्तन नहीं धो रहे हैं, वो अपने स्पाउस को सही ट्रीट नहीं कर रहे हैं। शायद किसी ना किसी लेवल पे हम इन तमाम चीज़ों के हमारे अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गई है कि हाँ ठीक है, ये तो ऐसे ही है, ये नहीं धोता, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसी हैं, इनका दिल बाहर लगता है, ये नहीं ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, मर्द तो मर्द ऐसे ही होते ऐसे होते हैं। हैं। इस तरह के मुख्तलिफ लेबल्स लगा के हम शायद इन सब चीज़ों को जो है वो हटा साइड पे कर देते हैं और कहते हैं कि इतना बड़ा भी कोई मसला नहीं है। लेकिन एक मसला जैसे अभी मैंने हाईलाइट किया कि मेंटल वेलबींग का और मेंटल हेल्थ का, जब हम जो मैंने बात की, एक ये मसला भी शायद हम कुछ लेवल तक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें जो माइकल जैक्सन की भी जब उन्होंने दिखाया है कि पहले उसने अपनी नाक की एक सर्जरी से शुरू किया, तो वहाँ से लेकर हम जानते हैं कि जब आखिर तक, जब माइकल जैक्सन जब इंतकाल से पहले उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका तब्दील हो था। गया था। उसने अपने हर फीचर को चेंज कर दिया था, उसके जो भी वजह से उसकी स्किन की पिगमेंटेशन जो था, उसकी स्किन का कलर चेंज हो चुका था। और वो इसकी हम वैसे भी जब हम बॉडी वाह। इमेज के बारे में बात कर रहे होते, तब भी हमने ये बात की थी कि इसका पीपल गेट एडिक्टेड टू इट बिकॉज वो इस तरह से एक कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढ रहे होते हैं। वाह। तो जो ये आप आई कर एम नॉट रहे गुड हैं, इनफ। ये आप कर रहे हैं जब उस बच्चे को ये लगता है या उस औरत को ये लगता है कि उसकी अपनी बॉडी के ऊपर या अपनी ज़िंदगी के ऊपर कोई ऑटोनॉमी नहीं है, उसके पास जो है वो अपने फ़ैसले खुद नहीं ले सकता है, तो वो अपना कहता है कि अच्छा ये जो मेरा जिस्म है, जिसके ऊपर शायद मेरा ज़ोर चल रहा है, जिसको ये लोग नहीं छेड़ सकते हैं, तो इसको मैं छेड़ता हूँ। वहाँ पर हम देखते हैं कि हम टैटूज़ देखते हैं, हम अननेसेसरी बॉडी फेशियल और बॉडी सर्जरीज़ देखते हैं। हम ये तक देखते हैं कि लोग जो हैं वो बॉडी इमेज के चलते जो हैं वो एनोरेक्सिया का शिकार हो जाते हैं, उनके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इस तरह के नेक्स्ट लेवल के इश्यूज़ जो हैं वो भी उनके अंदर जन्म ले रहे होते हैं। और हम इसको अगेन जब हम सोशल मीडिया की जैसे अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया इट्स लाइक अ साइकिल, it's not just feeding into you with something, it is there and the person is going towards it, क्योंकि कोई खला है, कोई परेशानी है, कोई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि वो अटेन नहीं कर पा रहा, और उसको अटेन करने के लिए, उस किक को लेने के लिए या उस ऑटोनॉमी को हासिल करने के लिए कि घर पे तो मेरी नहीं चल रही है, लेकिन चलो मैं सोशल मीडिया पे जाकर जो है मैं एक नेगेटिव कमेंट कराता हूँ, किसी को कुछ गाली दे आता हूँ या किसी की तारीफ़ कराता हूँ या कुछ कराता हूँ, और फिर वो वहाँ से उसके अंदर फीड करता है, उधर से जो है वैलिडेशन लेने की कोशिश करता है, उधर से ही जो है वो डिफरेंट ट्रेंड्स को फॉलो करके अपने आप को उसे लगता है कि अच्छा नाउ आई एम पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल कल्चर। ये जो चीज़ जो मुझे घर पे नहीं मिल रही थी, जो मुझे आज़ादी नहीं मिल रही थी कुछ भी करने की या अपने आप को एक्सप्रेस करने की, वो मैं इस ट्रेंड का हिस्सा बनकर, चाहे वो ट्रेंड जो है वो स्टैनली का ट्रेंड हो, स्टैनली के ट्रेंड जैसे मतलब लबूबू डॉल्स का हो। मतलब कोई ऐसा कि ना नुकसान पहुंचाने वाले ट्रेंड से लेकर कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल का ऐसा ट्रेंड जिसमें नुकसान पहुंचता है इंसान की इमेज को, मैथ्स इंसान की आइस। ज़िंदगी को, यस, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर आती हैं। तो वो उन तरह उसकी तरफ जो है अपना रुख करता है, और फिर उस वक्त हम सर पकड़ के बैठे होते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर हमारे पास आसान तरीका ये होता है, हम कह देते हैं ये सोशल मीडिया की गलती है, लेकिन ये हम ये नहीं देखते कि ये रास्ता जो था साइकिल इसका, क्रिएट किसने किया? ये साइकिल शुरू यहाँ से हुआ था, तो ये वहाँ पहुँच इस शक्ल इसने इख्तियार की है। तज़ीन, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने प्री प्रोडक्शन के दरमियान मेंशन किया था, आई थिंक वो यहीं पे इम्पोर्टेंट है, मैं अगर आपकी इजाज़त से मैं उसको मेंशन कर दूं। आपने कहा था कि जब आप किसी के लिए, मतलब आपने फॉर एग्जांपल, एक तो आपको कोई काम करना था, ठीक है, मैंने आपके लिए वो काम कर दिया, एक काम आपको करना था। अब जैसे आप कमरे में दाखिल हो रही थी, पीछे दरवाज़ा है, मैंने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया, तो एक तो ये कर्टसी और पोलाइटनेस होती है। लेकिन जब मैं एक्सेसिवली आपके करने के काम मैं कर रहा हूं, तो एक तरफ तो मैं आपको आराम पहुंचा रहा हूं, जो शायद आपका
एक्सप्लिसिट मतलब है, मीनिंग है कि मैं आपको आराम देना चाहता हूँ। लेकिन इसका एक इम्प्लिसिट मतलब भी है, अगर ये एक्सेसिव हो रहा है, वो ये है, यू आर नॉट केपेबल इनफ। तो जब आप किसी बच्चे के लिए, क्योंकि वो छोटा है, बड़े आदमी को तो फिर भी एक सेंस डेवलप हो जाता है, जब वो छोटा है और मुसलसल उसके काम कोई और कर रहा है, तो आप एक तो मैसेज ये दे रहे हो, लेकिन वो एक और चीज, उसका दिमाग एक और चीज सुन रहा है। मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं ये आता। मुझे आता ही नहीं है, ये मेरे बस की काम नहीं है, ये मुझसे नहीं होता। और मैंने और आपने सुना है तज़ीन कि बहुत बड़े बड़े लोग, अपने बच्चों की क्लासेस का नहीं पता होता, उनकी तालीम का नहीं पता होता, वो किस क्लास में पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। और इस बात को बहुत नॉनशलांट तरीके से मतलब कहते हैं कुछ लोग, "हाँ, मुझे नहीं पता भाई, मुझे इस चीज का कुछ नहीं पता, मैं तो बस।" यानी कि वो जो एक इनकेपेबिलिटी एक बचपन में बिस्तर के लेवल से शुरू हुई, वो बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंच गई कि वो अपने बच्चे के लिए भी कुछ करने से ना हो गया। और वो अब उसको, चूंकि वो एक्सेप्टेड है, तो उस पर रिग्रेट नहीं कर रहा, अफसोस नहीं कर रहा। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जब आप किसी शख्स को ये बार बार मैसेज देते हैं तज़ीन, तुमसे ना हो पाएगा, तो वो क्या सुनता है, उसके अंदर एक उसका एक साइड इफेक्ट क्रिएट होता है, और वो साइड इफेक्ट है लो सेल्फ एस्टीम। और लो सेल्फ एस्टीम को आपने जो पिछला पूरा साइकिल, विशेष साइकिल बताया ना, उसमें आप एक और फैक्टर इसको भी लाएं कि वो एक तो रिबेल, आपने आपने कहा कि वो एक रिबेलियन करने के तौर पे, एक स्पेस देने की वजह से उन सारी चीज़ों को करता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक और वजह से डिमांड जनरेट हो रही है उस बिहेवियर की, और वो है लो सेल्फ एस्टीम। कि उसको, मतलब माइकल, कैन यू इमेजिन तजीन, माइकल जैक्सन हैड लो सेल्फ एस्टीम। एक आदमी जिसके सामने कॉन्सर्ट में 1 लाख लोग बेहोश हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, उसका नाम चीख चीख के, वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार, वो अपने चेहरे से खुश नहीं है। इससे बड़ा ट्रेजेडी क्या हो सकती है? यानी कि ये एक माइंडसेट और फ्रेम ऑफ माइंड है जो कि क्रिएट होता है बचपन के कोर बिलीफ्स, वैल्यूज और ट्रीटमेंट से। और फिर आपके हाल कुछ भी हो जाए, आपका प्रेजेंट कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपने माजी के लेंस में ही रहते हैं। जैसे उसके, अभी कीप गोइंग बैक टू माइकल बिकॉज इट्स अ वेरी गुड डिपिक्शन ऑफ हिज लाइफ। वो वो नेवरलैंड रैंच बना रहा है, वो पीटर पैन सिंड्रोम का शिकार है, वो छोटे छोटे पेट्स बंदर खरीद रहा है, वो एक बचपन में रुक गया वो। मेरे ख्याल में माइकल जैक्सन की जो ज़िंदगी है और ख़ास तौर पे जो मूवी है, इट्स अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। क्योंकि जो ज़िंदगी एक बच्चे को जीनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली, तो उसने वो ज़िंदगी, उस ज़िंदगी को जीने के लिए अपनी बकिया ज़िंदगी जो है उस पर लगा दी, कि वो सॉर्ट ऑफ आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो वो बड़ा ही नहीं हुआ। बड़ा ही नहीं हुआ, और वो उस जीनियस के बावजूद, उस एक्सट्रीम सक्सेस के बावजूद ना खुश रहा। तजीन, सबसे खौफनाक बात ये, मैं कहना यहाँ पे ये चाह रहा था कि अगर माइकल जैक्सन अपने बचपन के ट्रॉमा की वजह से लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो सकता है, तो भाईजान फिर सभी लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो सकते हैं। ये बहुत खतरनाक मसला है। फिर क्या होता है, फिर आप देख लें, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट, एक उसको आपने लो सेल्फ एस्टीम कर दिया, अब वो आके इंस्टाग्राम पे देख रही है और देख रहा है, कह रहा है भाई ये ऐसी बॉडी होती है लड़कों की, या एंड्रू टेट बनना है मुझे। कितनी सही बात बोली अभी आलिया ने, जो हम बैठे हुए थे, कि कह रहे भाई ये जो बॉडीज थी सुपरमैन की होती थी, ऐसी बॉडी 60s 70s में ग्रोइंग अप, लोग कहते थे कि ये जो डोले शोले, ये जो एब्स है, ये सुपरमैन के होते। कह रहे अब इंस्टाग्राम पे हर दूसरे लड़के की वही बॉडी है। ये जो कैट वुमन और पता नहीं कौन सी, पता नहीं किस खातून का उन्होंने सुपर वुमन का नाम लिया, कह रहे ये बॉडी उनकी होती थी। कह रही है इंस्टाग्राम पे हर दूसरी लड़की का वही बॉडी फिगर है। अब एक बच्चा देख रहा है जो लो सेल्फ, कह रहा है यार बॉडी तो ये है, कपड़े तो ये हैं, वो उसके ऊपर जलती पे तेल का काम कर दिया उसने। फिर वो ड्रग्स में जा रहा है, फिर वो फजूल ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है, फिर वो रेबेल भी कर रहा है, कभी कभी उल्टे पुल्टे चक्रों में पड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, बिकॉज वो उसके अंदर एक होल क्रिएट हो गया है। दैट्स ऑल आई वांटेड टू जस्ट ऐड टू दैट सोशल मीडिया पॉइंट। अच्छा, इसके साथ एक और सिचुएशन है जिसका हम फेस करते हैं कि जैसे हम ये समझते हैं कि अगर बच्चा ओबीडिएंट है तो वो मेरे लिए एक एजाज़ की बात है।
अगर वो अपनी क्लास में शोर नहीं मचाता है, और ख़ास तौर पे जो स्कूल का हमारा सिस्टम है जो कि डिज़ाइन ही इस चीज़ के गिर्द किया गया है कि किस तरह से बच्चों को उनकी एक लाइन में फ़िक्स करें, उनको जो है वो ओबीडिएंट बनाएं, उनको एक ही सिस्टम को बगैर सवाल किए हुए फॉलो करने वाला बनाएं। तो जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो उसका भी जो रेपरकशन है वो इसी तरफ आ रहा होता है कि वो बच्चा अपनी हर चीज़ को वो आउटसोर्स कर रहा होता है। टीचर ने जो कहा है बस वही है, उसने कहा है आगे कुछ नहीं पूछना तो उसने कुछ और नहीं पूछना है, उसने क्रिटिकली नहीं सोचना है। तो उसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो उसको स्टंट करने में ये चीज़ भी जो है कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डाल रहा होता है। और एक और जो मज़े की बात जो थी, अभी कुछ अर्से पहले भी हमारी बात हुई, जो ब्रेन ड्रेन का बहुत तस्करा होता है हमारे यहाँ, हमारे पॉलिटिशियंस भी इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। होता ये है कि जब उस बच्चे को ऑटोनॉमी नहीं मिल रही है और उसको, क्योंकि इंसान के अंदर चाहे वो जितना भी इनेटली लेज़ी हो, लेकिन उसके अंदर अल्लाह ने ये खूबी भी रखी है कि उसको कहीं ना कहीं एक स्पार्क आता है, एक आता है कि नहीं, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर रहकर तुम वो ग्रो नहीं कर पा रहे हो। उसके अंदर एक ग्रोथ की एक ख्वाहिश कहीं किसी ना किसी लेवल पर आ रही होती है। लेकिन जब वो अपने घर में जाता है और उसको नज़र आता है कि नहीं, यहाँ पर तो अब्बा नहीं ये चीज़ होने देंगे, अब्बा मुझे ये कैरियर स्विच नहीं करने देंगे, या फिर जो है ये मेरा जो ख़ानदानी निज़ाम है या जो बिज़नेस है मेरा या जो कोई भी और रिस्ट्रिक्शंस है उसके इर्द गिर्द, वो मुझे इसको परसू नहीं करने देंगे, या ये सब बड़ी-बड़ी बातें छोड़ें, या छोड़ें, ये मुझे अपने यूनिट में अपने बीवी बच्चों के साथ भी जो है वो सेपरेट अपने आप को अरे एस्टैब्लिश किचन नहीं करने अलग नहीं करने देंगे, देंगे। किचन नहीं अलग करने देंगे। तो उसको लगता है कि ये यहाँ रह गए तो हो नहीं सकता। अब ब्रेन ड्रेन भी अगेन वही उन्हीं लोगों का होता है कि जो थोड़ा-सा सोच रहे होते हैं, थोड़ा बेहतर घर परफॉर्मर्स निकल होते लो। हैं, तो वो कहते हैं यहाँ तो गुज़ारा नहीं है, इस शहर में तो मैं अलग हो नहीं सकता, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो मुल्क से ही बाहर जाने का फ़ैसला कर लेते हैं। हमने कितने ऐसे केसेस, कितने ऐसे घरों को हम जानते हैं जहाँ पर सिर्फ़ इसलिए वो मुल्क छोड़ कर गए क्योंकि यहाँ पर भी नौकरियाँ बेहतर थीं, यहाँ पर भी उनका काम सही चल रहा फैमिली था। फैमिलियल रीजंस की वजह लेकिन से। क्योंकि वो फैमिली से अलग एक अलग घर में नहीं रह सकते, तो वो मुल्क छोड़कर चले गए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा तज़ीन, एक जो लाइन ब्लर है, जो कन्फ्यूजन है, वो है ओबीडियंस और इंडिपेंडेंस के दरमियान। अगर आप एक वालिद हैं और वालदा हैं और आप एक इंडिपेंडेंट बच्चे को डिसोबीडिएंट समझते हैं। डिसोबीडियंट समझते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ इतना ओवररेटेड है ये लफ्ज़ ओबीडियंस का। अगर हम हमें जो ओबीडियंस सिखाई गई है उसमें 2 ओबीडियंस ऐसी हैं जो कि पक्की-पक्की 100% एक अल्लाह की और एक रसूल अल्लाह की, और तीसरी है आपके अमीर की। वो तीसरी के ऊपर भी जो है उलमा का डिबेट है कि उस बिल्कुल ठीक है। अमीर की ये ख़ुसूसियात हों, ये हों और वो हों। किस सूरत में होगी, किस किस सूरत सूरत में में नहीं होगी। होगी, किस सूरत में नहीं होगी, उस पर भी इतना डिबेट करते हैं। और कहीं पर भी जो है वालिदैन की ओबीडियंस या शौहर की ओबीडियंस, लफ्ज़ ओबीडियंस के मानी के हिसाब से कहीं इताअत, पे ओबीडियंस का मतलब है इताअत ना। कहीं पर भी नहीं आया है कि उस अच्छी ट्रीटमेंट का ज़िक्र है माँ-बाप की। हुँ। उनके साथ इज़्ज़ व इनकिसारी से पेश आने का, उनके साथ अ, रहम के साथ पेश आने का ज़िक्र है, उनके साथ काइंडनेस करने का ज़िक्र है। बिल्कुल है। क्योंकि किसी भी गैर अल्लाह की ओबीडियंस के अंदर जो है वो इंसान की ओबीडियंस करने में मसाइल पैदा होंगे ना। बिल्कुल जब आप होंगे, किसी की चाहे वो ओबी कितने भी नेक हों, कितने भी सही जब आप हों। किसी की अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह दीन फितरत है। अल्लाह ओबीडियंस बगैर किसी क्राइटेरिया के नहीं लगा देगा। क्योंकि ओबीडियंस में लीडर, जिसकी ओबीडियंस की जाए उसके अंदर लीडरशिप होनी ज़रूरी है। तो अल्लाह ने अपनी कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहा, अमीर की कहा, क्योंकि अमीर के अमारत के दर्जे पे पहुंचने के लिए कुछ सलाहियतें होंगी, तो वो एक लीडरशिप रोल में आया ना। तो फिर अल्लाह ने कहा आप इसकी ओबीडियंस कर लो। लेकिन जब कहीं ये चीज़ के क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, तो अल्लाह ब्लैंकेट उसकी ओबीडियंस नहीं लगाई उन्होंने। नहीं ऑफ लगाई। कोर्स अगर किसी भी सिचुएशन में होते हैं, आप अगर किसी टूर गाइड के साथ कहीं जाते हैं, तो आप वो टूर गाइड की बातें आप उसमें मान रहे हो कि आपको उस वक़्त That's उस not पे ट्रस्ट obedience. डाला हुआ होता है, लेकिन वो दैट इज़ नॉट ओबीडियंस, दैट इज़ हाँ, प्राइमरीली व्हाट इज़ अ पेरेंट्स और अ हस्बैंड्स हाँ, रोल इन अ इन हाँ। देयर इन अ और इन अ तस्वीर फैमिली। एक और चीज़, मैंने पिछली पॉडकास्ट पे, आई डोंट वांट टू एड्रेस इट राइट नाउ, आई थिंक वो हमको अलग से पूरी एक हुँ। उस पे कमेंट्स पे जवाब देना था। लेकिन तज़ीन, हर पेरेंट, ये पेरेंट के इंस्टीट्यूशन के साथ एक ज़्यादती और बेइज्जती है कि अगर आप हर बुज़ुर्ग पेरेंट्स को एक बेबस, लाचार, मज़लूम, पिटा हुआ, मरा हुआ एक बेबस मखलूक के तौर पे पेश करें, हाँ, अब वो बच्चे छोड़ के क्यों है? मतलब व्हाई डज़ एवरी ओल्ड एज पेरेंट नीड टू बी सो हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन? और वो जो माँ है, उसका एक शौहर भी है, जो तुम्हारा बाप है। ही विल टेक केयर ऑफ हर।
मतलब व्हाई डज इट नीड टू, मैं ये बात समझता नहीं हूँ कि हम जब ये कहते हैं कि अलग हो जाओ, जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम है, तो लोग इस बात को इस चीज से क्यों कह देते हैं कि छोड़ दिया माँ बाप को, गटर में फेंक दिया। नहीं भाई, कौन कह रहा है ये करो, ख्याल रखो उनका। फिजिकली सेपरेट होने की बात हो रही है, इमोशनली सेपरेशन की बात नहीं हो रही। और कभी कभी ये 36 जगह होता है कि आप किसी से फिजिकली सेपरेट होकर उसकी ज्यादा खिदमत करते हैं कि साथ रह के एक दूसरे को। मैं कितनी फैमिली को जानता हूं, या आप ये फजूल बात तो करते हैं, या बेअकल हैं या डरे हुए हैं, क्योंकि ये डरा हुआ आदमी ये बात करेगा, हाँ तुम्हें किया था अब ओ भाई, ये कौन कह रहा है? बिल्कुल उनके लिए अपने पर बिछा दो, उनको उफ तक ना करो। अल्लाह ताला के बाद मतलब बहुत बड़ा हक है उनका तुम्हारे ऊपर, सब कुछ करो। हम सिर्फ कह रहे हैं घर बार खाना पीना अलग करो। मैं ये कह रहा हूं पड़ोस में घर ले लो, उसी फ्लैट में दूसरा फ्लैट ले लो। ये नहीं कह रहा कि 5,000 मील दूर चले जाओ। जब तुम ये नहीं मैं करते हो, तो ये भी नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि एक जो बाउंड्री सेटिंग होती है ना, नहीं तहसीन, कि मैं तो कह रहा हूं करें आप फिजिकली बाउंड्री अलग। वो तो बहुत बाद की बात है ना। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो फिजिकल सेपरेशन तो बहुत बाद की बात है। सिंपली ये कहना कि ये आपकी जो बाउंड्री सेटिंग होती है, आपकी इमोशनल बाउंड्री सेटिंग जो हो रही होती है कि ये मेरे घर की बाउंड्री है, ये मेरी बीवी की बाउंड्री है, या ये मेरे शौहर की बाउंड्री, इसको आपने नहीं पार करना है, या ये मेरी माँ की बाउंड्री है, इसको आपने नहीं पार करना है। ये बातें आपने उनसे नहीं कहनी करनी, ये एक्सपेक्टेशन आपने उनसे नहीं लगानी। और बोथ वेज़, पेरेंट्स के लिए भी और अपने स्पाउस के लिए भी। हम तो वहाँ पर भी फेल हो जाते हैं ना, हम तो रिमूव हो जाते हैं ना नहीं भाई, बीच में नहीं तो से। फिजिकल आप क्यों क्रिएट करते हैं? जब वो बाउंड्रीज वायलेट होती है तभी करते हैं ना। आप कहते हैं यार डिस्टेंस क्रिएट कर दो, जरा मुश्किल हो जाए बाउंड्रीज वायलेट करना। लेकिन बाउंड्रीज तो फिर भी वायलेट हो रही होती हैं, फोनों पे हो रही होती हैं, आगे पीछे हो रही होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो हो रही होती एग्जैक्टली हैं, इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो इमोशनल बाउंड्रीज है ना, वो ज्यादा उसको जरूरी है। उसको ज़्यादा नहीं, अच्छे लेकिन से मैं आप फिजिकल भी बता बात दें। कर रहा हूँ तजीन, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ। कमिंग बैक टू योर सब्जेक्ट, प्लीज बूढ़े वालिदैन को कोई एक मजलूम, लाचार, कमजोर चीज ना समझें यार। और जिस तरह आपका एक रब है, बूढ़े लोगों का भी एक रब है, बच्चों का भी एक रब है, यतीमों का भी एक रब है, सबका रब है। रब सबका है और इवेंचुअली रब है सबका। और माँ बाप के साथ रहने की जिम्मेदारी अगर कुरान में और हदीस में कहीं है जहां अल्लाह ने यह फर्ज किया हुआ है कि आप एक घर में अपने माँ बाप के साथ रहें, तो भैया मैं रुजू कर लेता हूं। लेकिन मुझे तो नहीं मिली आज तक इस तरह की कोई मिसाल। तो इसका मतलब यही है कि ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल हमारे दीन की नहीं है और अल्लाह की नहीं है। रिक्वायरमेंट उस सिस्टम की है जो कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसको कहते और हैं, दूसरी दुनिया दुनिया भर में है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही उसकी प्रेवलेंस है। और सिस्टम को कहते हैं पेट्रियार्की। क्योंकि पेट्रियार्की में एक पेट्रियार्क होता है और आपकी ख़ानदान में हायरार्की होती है। ऊपर नीचे, नीचे तले, उसके नीचे, इस तरह से आपकी हायरार्कीज़ होती हैं। अल्लाह के निज़ाम में ये हायरार्कीज़ नहीं है। नहीं है। अल्लाह के निज़ाम में अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसके बाद वो है जिसका तकवा सबसे ऊपर है। बिल्कुल ठीक है। खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। इकबाल ने ऐसे ही तो नहीं कह दिया ना, बिल्कुल। वरना तो पीर तो सारे बुजुर्ग होते हैं। तो तो अगर एज की हायरार्की होती हुँ, तो फिर तो कभी ना कहते इकबाल ये। अल्लाह के नबी क्यों उस कबीले के अंदर उस 12 साल के बच्चे को इमाम बना दिया, अपना कुर्ता फराम कर दिया? कभी ना करते। तो दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस हायरार्कियल सिस्टम का। ये एक सोशल सब कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्ट है। कंस्ट्रक्ट है जिसको आप पेट्रियार्की कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसके जो जो हायरार्की जब होती है ना, तो इसमें ही होता है कि वो जो इन्फेंटिलाइजेशन हो रही है एक लड़के की या लड़की की एक बड़ी एज तक, वो इसलिए हो रही है कि जो हायरार्की में ऊपर है, जो पेट्रियार्क है, या जो भी, इट्स अ सिस्टम। इसको आप ये ना कंफ्यूज करें कि इसमें सिर्फ मर्द जो हैं वो इसके इनेबलर्स होते हैं, इसमें औरतें भी इनेबलर होती हैं। सबसे बड़ी इनेबलर होती है। वो इनेबलर भी इसलिए होती हैं क्योंकि इस सिस्टम में उनका एक सर्टेन मकाम होता है जिसके अंदर अगर वो ना करें तो उनका गुजारा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये जो इस और समझा ये जाता है कि इससे फ़ायदा हो रहा है जो हायरार्की में ऊपर है, वो उसके खाम ख्याली होती है कि उसका ये फ़ायदा हो रहा है। उसको दुनियावी हिसाब से रिसोर्सेज के हिसाब से जो शायद उसको फ़ायदा उस वक्त लग रहा होता है, लेकिन जिस लम्हे वो कमज़ोर पड़ता है उस वक्त उसका नुकसान शुरू हो जाता है। क्योंकि आपकी कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बनी हुई होती है, आपकी कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं बनी हुई होती है। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन नीड, क्योंकि मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं तो ये हायरार्की में ऊपर हैं। तो बेसिकली ये जो इन्फेंटिलाइजेशन हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि जो
हायरार्की में ऊपर हैं, वो चाहते हैं कि मेरी ही बात सबसे ऊपर रहे, मेरा जो है मेरे काबू में ये सब कुछ रहे, मेरा राज चलता रहे। तो मैं जितना और उसको मैं क्योंकि इंसान जो है वो बहुत, उसका जो दिमाग है वो बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत अलग अलग तौज़ी जो है वो क्रिएट कर लेता है। वो सिर्फ इस बात पे नहीं, ये नहीं कहता, वो हमेशा ये हुक्म सादिर नहीं कर रहा होता है, वो हमेशा ये नहीं कह रहा होता है कि मैं कह रहा हूँ तो ऐसे होगा। वो कभी कभी ये कहता है कि बाप का ये रुतबा होता है, माँ का ये रुतबा होता है। वो कभी ये कहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। वो कभी ये कहता है कि मैं तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूँ ना, तुम्हें कुछ करने की क्या ज़रूरत है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट उसकी जो है वो रीजंस लेकर आता है कि इन वजूहात की बिना पर किसी ना किसी तरह से जो पावर है वो मेरे हाथ में आई रहे। शाबाश, इसको जरा एक और पॉलिटिकली देख लेते हैं। इस शहर पे एक जमात की हुक्मरानी रही 30-40 साल। एक एक्सट्रीम वायलेंस का दौर, एक्सट्रीम लसानियत का दौर, अज़बियत का दौर, हर किस्म के लसानी अज़बी फसादात हुए। और मैं हमेशा एक बात कहता था उस ज़माने में, मैं कहता था कि ये एमक्यूएम को सूट ही नहीं करता कि कराची के हालात अच्छे हो जाएं और कराची तरक्की करे, क्योंकि कराची की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उर्दू स्पीकिंग है। अगर ये पॉपुलेशन वेल टू डू हो जाएगी, एमक्यूएम की तो पूरी सियासत इस चीज़ पे है कि महाजरों के साथ होता है जुल्म, तो अगर जुल्म ख़त्म हो गया जी। तो मेरी सियासत तो बढ़ गई। आप समझ रही हैं, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, आप समझ रही हैं? तो उस पॉलिटिक्स का पावर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि वो पूरी चीज इस चीज पे फीड करती थी कि कराची में जुल्म, ज्यादती, लाकानूनियत, नाइंसाफी का बाजार गर्म रहे और मैं दिखाता रहूं, ये देखो मैं कराची में आपका जुल्म हो रहा है, अलमबरदार ये हूँ। सिंधी तुम्हारा हक खा गया, ये गैर मकामी है, वो पंजाबी है। बाय द वे मैं खुद महाजिर हूँ, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, किसी और कोई कहने की नहीं कहनी चाहिए इस तरह की बातें कि हर नॉन महाजिर को आपने दुश्मन बना के पेश कर दिया। लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए कि महाजिरों का हाल खराब रहे, जो क्या रहा और पता नहीं कब ठीक होगा। अब सवाल ये है कि यानी कि मेरी सियासत को सूट ही नहीं करता ये कि अगर कराची का हालात ठीक हो जाए। सही है। इसी तरह ये देखना चाहिए कि ये पावर स्ट्रक्चर सूट किसको कर रहा है। मेरा आपसे एक सवाल है, एक घर में अगर एक पेट्रियार्क है और उसके नीचे सब, क्या कहें उसको, मज़ारे हैं, क्या कहें उसको, जो भी हैं, फॉलोअर्स हैं, अंडरलिंग्स। अंडरलिंग्स हैं, आप मुझे बताएं वो कैसे पेट्रियार्क बनेंगे और वो कब पेट्रियार्क बनेंगे? वो अब अपने एक आदमी है, टाइम का इंतजार नहीं नहीं करेंगे। कब बनेंगे नहीं, मेरा सवाल है, एक बाप है, उस बाप के साथ उसकी बीवी है, उनके 4 बच्चे हैं, बेटे कहते हैं चारों, एक ही घर में रह रहे हैं। अब्बा हो गए माशाल्लाह, अल्लाह लंबी उम्र दे, 70 साल के, 75-80 साल के अब्बा हो गए। अब 80 साल के अगर अब्बा हैं तो उनके बच्चे 40-50 साल, 40-40 साल के तो सब हो गए। अब वो 40 साल का हो चुका है, उसको अभी लीडरशिप की कोई ट्रेनिंग नहीं है घर चलाने की, ठीक है। अब अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मा अब्बा से 10-15 साल छोटी थी, 10 साल छोटी थी, अम्मा मेट्रियार्क बन गई, अब अम्मा की चलेगी, ठीक है। तो वो चूज करेंगी अगला पेट्रियार्क। आ रहा हूं मैं उधर, अम्मा की चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। अबे भाई, जो तीसरे चौथे नंबर का लड़का है उसका क्या होगा? बोल दो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। अच्छा, सही है। सो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, एक एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इस पे मैं कमेंट्स, आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स, कि ये जो सिस्टम है, एक पेट्रियार्क में एक मेट्रियार्क और चारों उसी के नीचे उससे रुजू किए हुए, उससे सरबा सुजूद है उसके सामने, ये सिस्टम नए लीडर्स कैसे क्रिएट करेगा? क्योंकि इसमें तो ऐसा सख्त नेचुरल सिलेक्शन का निज़ाम है कि एक जैसे बता, चार्ल्स जब जैसे बना चार्ल्स 80 साल की उम्र में बनाए किंग, ठीक है ना, क्या जिंदगी थी चार्ल्स की। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि इस सिस्टम में देखिए, हर सिस्टम की आप किस चीज से तरक्की देखते हैं, कि जैसे आप देखते हैं ना, अमेरिका को लोग कहते हैं कितने मिलियनियर्स प्रोड्यूस किया, अमेरिका कैपिटलिज्म का कैपिटल है। हम देखते हैं अमेरिका में लोग, पैसा होता है, अमेरिका कहता है भाई मेरा मजहब है पैसा, मेरे पास जो आता है मैं उसको अमीर बना देता हूँ, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ वो चीज़ें होती हैं, कुछ मुल्क कुछ देते हैं, कुछ प्रोडक्ट होती है फैक्ट्री की, यार यहाँ पे जो आता है वो ऐसा बन जाता है, ये फलाना स्कूल है, यहाँ से जो बच्चा पढ़ता है उसके ए लेवल से मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। इस सिस्टम में लीडर्स पैदा होंगे कि नहीं होंगे? एक फैमिली का मकसद क्या होता है? प्रोक्रिएट करना। एक मियाँ बीवी ने शादी की थी, उसका मतलब क्या था? प्रोक्रिएट करना।
फैलाना, वो सिर्फ तादाद में नहीं फैलाना था। तादाद में नहीं, मतलब लाजिम वाला सर्वाइवल देना ना उनको। हाँ, तो जब आपके नीचे वो सिस्टम मजीद लीडर्स को बढ़ने से रोक रोकता रहा है, एक्टिवली रोकता है, ये कैसे सही सिस्टम हो सकता है? आप मुझे ये बता, ये लोग इतने और बेबदखली ये की कि बात, वो वही वाली बात है कि जैसे जो बात की कि वो अब्बा का जब 80 साल की उम्र में इंतकाल हुआ और उस वक्त जो अगला हेयर जो है, जो हाँ, अगला पेट्रियार्क है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा नहीं भाई हो, नहीं, वो है जिसके पास ज़्यादा फाइनेंशियल पावर हो या ऐसे वो पावर असर्ट करता हो घर में, तो वो होगा। अच्छा, अब वो उसकी भी उम्र होगी कोई 50-60 साल की उम्र का वो भी होगा। 50-60 साल तक जो अंडरलिंग रहा होगा, उसके पास क्या ही कैपेबिलिटी रही होगी कि वो पेट्रियार्क बनकर कोई बहुत जस्ट फैसले करेगा या कोई बहुत पॉजिटिव उसके चेंज अपने लेकर दस आएगा। हजार क्योंकि अगर वो चेंज मेकर होता, तो वो बहुत छोटी उम्र में ही चेंज मेकर होकर वो अपने आप को तोड़ के निकल चुका निकल चुका होता। होता वो। वो नहीं है। वो उसी को फीड करने वाला है और वो भी एक बहुत ही अनजस्ट और ज़ालिम और एक गलत चीज़ों को परपेट्रेट करने वाला पेट्रियार्क ही बनेगा। मैं तो, पता नहीं तज़ीन, आप चाहे तो एडिट कर दीजिएगा, लेकिन मैं कह देता हूँ, मुझे ये जॉइंट फैमिली सिस्टम एक जुल्म का निज़ाम लगता है। जुल्म की डेफिनेशन पहले समझ लीजिए, फिर कमेंट्स में तनकीद कीजिएगा। किसी भी चीज़ को उसकी सही जगह के अलावा इस्तेमाल करना जुल्म होता है। इस पेन का एक काम है, इससे कागज़ पे लिखना चाहिए। मैं इससे किसी को स्टैब कर दूँ, किसी की आँख फोड़ दूँ, ये मैंने जुल्म किया इस पेन के साथ। चलें, अगर आप इसे कान भी खुजा लेंगे तब भी गलत कान इस्तेमाल भी है इसका। खुजाऊँगा, चलें। मैंने बहुत एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल दे दी। मैंने इससे वक़ास हँस रहा है। वक़ास, डोंट वरी। सो मैं अगर इससे कोई भी काम, इसका एक्टिव एक काम है ये करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी करूँगा तो ये ज़ुल्म हो गया। फैमिलीज़ का एक रीज़न था। वो ये रीज़न ये नहीं था कि एक शख़्स अपने नीचे 4 गुलामों की एक फ़ौज क्रिएट करे। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये ज़ुल्म है। अच्छा, अभी आप जो सारी बातें कहते हैं, हम कमेंट्स में अक्सर इसका वो कहते हैं कि ये तो माँ बाप के पीछे ही पड़ गए हैं और ये पता नहीं क्या चाहते हैं, तो आखिर आप माँ बाप को इतना ज़्यादा क्यों बोलते हैं? थोड़ा सा अगर आप उस बारे में बता दें। मैं ये बात इसलिए करता हूँ कि मैं खुद एक बाप हूँ और मैं अपने आप से ये बात कर रहा होता हूँ और अपने दोस्तों से, अपने हम उम्र लोगों से और अपने साथ के लोगों से जिनके सबके बच्चे अब टीन एज में हैं, टीन ईयर्स में हैं, उन सब से बात कर रहा होता हूँ कि खुदा का वास्ता एक ऐसा सिस्टम जिसने हमें, हमारे मुआशरे को, हमारे मुल्क को सर्व नहीं किया, उस सिस्टम से ताल्लुक़ तोड़ दें और समझें कि इसने किस तरह। देखिए तज़ीन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों आपस में बात करता हूँ? क्योंकि हम में से ज़्यादा लोगों को खुद नहीं समझ में आया है कि हमें इस सिस्टम ने किस तरह डैमेज किया है। और ये सबसे बड़ा मसला होता है कि पीपल वर्स्ट अफेक्टेड बाय अ स्टेटस को और अ सिस्टम आर द लीस्ट लाइकली टू अपोज इट एंड वर्क अगेंस्ट इट। एंड आर मोस्ट लाइकली टू बी द इनेबलर्स ऑफ द दैट इनेबलर्स सिस्टम। ऑफ दैट सिस्टम, इसको उर्दू में बोल देते हैं कि जो तबका या लोग किसी एक निज़ाम से या सिस्टम से सबसे बुरी तरह मुतासर होते हैं, वो लोग सबसे कम उस सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं, बल्कि उस सिस्टम को चलाने में सबसे ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। ये ना हो जाए, इसलिए बोलता हूँ कि क्यों- भाई तुम्हारे साथ जो हो गया, खुदा का वास्ता समझ जाओ, आगे मत करना अपने आने वाली नस्ल के साथ। क्योंकि अगेन वही हम शिकायतें तो बहुत करते हैं मुल्क को लेके, दुनिया को लेके, हर चीज़ को लेके, लेकिन हम ये और समझते हैं कि इसका कोई एक्सटर्नल कोई गैबी मदद या कोई एलियंस के ज़रिए कोई सोल्यूशन भेजा जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो आपको जब जो ग्राउंड लेवल है, जो छोटा यूनिट है, जो आपकी फैमिली यूनिट है, जो आपके बच्चे हैं, वहाँ से ही शुरू करना होगा। जब वो एक बच्चा छोटा है उस वक्त से ही शुरू होगा, तब जाके ये चेंज आएगा और फिर पूरे माशरे में ये चेंज नज़र आएगा। दूसरी बात, अगर हम इसको अगर रैप अप करने की कोशिश करें तो अगर ये बात कही जाए कि इंसान जो है वो वायर किया गया था इस चीज़ के लिए कि वो अपने सर्वाइवल के लिए इस दुनिया में प्रोक्रिएट करता है, वो अपनी औलाद पैदा करता है, अपनी नस्ल बढ़ाता है और उसको एक सर्टेन लेवल ऑफ केयर या फिर केयर टेकिंग उसको उसकी नेचर में, उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स में डाली गई होती हैं, जिसके ज़रिए वो अपने जो न्यू बॉर्न से अपने जो छोटे बच्चे हैं उनका उनका ख्याल रखता है। तो हमने एक ज़िंदगी में जो हमने जहाँ से शुरू की थी बात कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड का एक ट्रांजिशन होता है। वी एज़ पेरेंट्स फॉरगेट दैट ट्रांजिशनल पीरियड और हम ये भूल जाते हैं कि इस उम्र के बाद इस बच्चे को जो है अब मेरी केयर से बाहर निकलना है और अब इसको मेरे ऊपर मज़ीद डिपेंडेंट नहीं रहना है। और क्योंकि ये ऐसे तो नहीं कि वो 18 साल जो है 12 रात के 12 बजे जो है वो एक कोई स्विच ऑफ होगा या ऑन होगा और ज़िंदगी बदल जाएगी। वो इस तरह से तो नहीं होता है ना। आपने जो पिछले 18 साल में उसको जिस चीज़ के लिए तैयार किया होता है, तभी तो वो अगले दिन जब उसकी सालगिरह होगी 18वीं, तो वो अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से लेकर चलेगा ना। वो अचानक तो नहीं बदल जाएगा। सो वी नीड टू नो
एज पेरेंट्स कि कहाँ पर हमें अपने पावर को या कहाँ पर हमें अपनी गिरफ्त को जो है वो लूज़ करना है, कहाँ पर उनको एम्पावर करना है, कहाँ पर उनको फ़ैसले लेने के लिए तैयार करना है, उनको लेने की काबिल बनाना है कि वो ले सकें, और जब वो लें तो उनको इनकरेज भी करना है, उनकी गलतियों में भी उनका साथ देना है और उनकी अच्छी चीज़ों में उनको सपोर्ट भी करना है, उनको अप्रिशिएट भी करना है। तज़ीन, इसकी एग्जांपल के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे दफ्तर में दोपहर में लाइट चली गई। हमने पता करवाया, बिल्डिंग में लाइट थी, हमारे दफ्तर में लाइट नहीं आ रही थी। चेक हुआ, इलेक्ट्रिशियन आया, उसने क्या बताया? उसने बोला, यार ये जो आपका बोर्ड है, इसमें जो ब्रेकर लगा हुआ है ये 32 एम्पेयर का लगा हुआ है, लोड ज़्यादा है, इसको 64 एम्पेयर का ब्रेकर चाहिए। तो जब आप 32 एम्पेयर के ब्रेकर पे 64 एम्पेयर का लोड डालते हैं तो पावर ब्रेकडाउन हो जाता है। ये जो निज़ाम है बच्चों को मॉलीकॉडल करने का, ये 2, 3, 4, 5 साल तक के लिए, ये जो ब्रेकर है, ये जो सिस्टम है, ये काम 3, करता है। 4, 5 साल तक के लिए है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें वायर किया गया था इस तरह, क्योंकि उस वक़्त बच्चा बिल्कुल बेबस, लाचार होता है, हमारे ऊपर 100% डिपेंडेंट होता है, तो उसे उसी किस्म की केयर चाहिए होती है। वही 32 एम्पेयर का ब्रेकर चाहिए होता है। लेकिन फिर बच्चे की डिमांड ज़्यादा करंट की हो जाती है। उसको 64, 128, 256 एम्पेयर का ब्रेकर चाहिए होता है। अगर आप उस करंट को 32 एम्पेयर के ब्रेकर से पास कराएँगे कि नहीं, नहीं मैं तो ऐसे ही करंट दूँगा, पावर ब्रेकडाउन हो जाएगा। और इस पावर ब्रेकडाउन की निशानियाँ हमने बहुत तफ़सील से डिस्कस कर ली। तो अगर आप भी अपने बच्चों को इस पावर ब्रेकडाउन से बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी जो वायर है वो लंबा चले और पूरी ज़िंदगी उनको एनर्जी फ़राहम करती रहे, तो कोशिश करें कि उनको अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करें और अपनी जो पावर असर्शन है उसको लिमिट करें। जहाँ तक उसकी ज़रूरत है वहीं पर रखें, जहाँ आपकी मदद दरकार हो वहाँ पर दें, जहाँ दरकार नहीं है, जहाँ आपको लगता है कि इस यहाँ पर बच्चे को अपनी इंडिविजुअलिटी को अटेन करना चाहिए, उसको प्रोग्रेस करना चाहिए, तो वहाँ पर उसको बढ़ावा भी दें। अगर आपको आज की हमारी ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।